मुकेश एक गरीब मजदूर था जो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी भूरी और 2 बच्चे थे, निम्मी और बंटी। पापा मेरे लिए क्या लाए? माँ देखो पापा आ गए। बंटी और निम्मी हमेशा दरवाजे पर ही खड़े रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिताजी उनके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आएंगे। ये तेरे लिए और ये तेरे लिए और मेरे लिए? तुम्हारे लिए राशन लाया हूँ। एक सेठ ने जंगल में जड़ी बूटियाँ ढूंढने का काम दिया है। बोल रहा था कि अगर उसे मैं अच्छी जड़ी बूटियाँ लाकर दूं, तो दिन का मुझे 500 रुपए देगा। 500? हाँ, इसीलिए तो सुबह से जंगल में जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहा था। आज 500 रुपए मिले तो राशन और चॉकलेट ले आया। अच्छी बात है। आप थक गए होंगे, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। भूरी ने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी और वहाँ मुकेश मुंह हाथ धोने लगा। तभी उनके दरवाजे पे खटखटाहट हुई। पापा, मोहन चाचा आए हैं। मुकेश मोहन से मिलने पहुँचा। अरे आओ आओ, एक नया काम मिला है, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने का। कल से तुम भी मेरे साथ चलो। सेठ दिन के 500 दे रहा है। वाह भैया, कल से हम भी आपके साथ ही आएंगे। अच्छा, चाय पीकर आना। बस तब भूरी 2 कप चाय ले आई। लो भाई। मोहन और मुकेश एक साथ चाय पीने लगे। कुछ देर बाद मोहन चाय पीकर चला गया। क्या जरूरत थी इसको भी काम पर लेने की? सेठ को और लोगों की जरूरत थी तो सोचा इसे ही काम पर चढ़ा दूं। तुम तो अपने भाई को जानते ही हो ना, कहीं कोई गड़बड़ कर दी तो सब इल्जाम तुम्हारे सर पर आ जाएगा। अब जड़ी बूटियों में वो क्या ही गड़बड़ कर सकता है भौरी? मेरा काम है तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा भाई तुम देखो। भूरी नहीं चाहती थी कि मुकेश मोहन को अपने साथ काम पर रखे। खैर, अगले दिन मुकेश मोहन को अपने साथ अपने काम पर ले गया। सेठ जी, ये मेरा भाई है मोहन, इसे भी काम की जरूरत है। ठीक है, तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ, पर समझा देना कि जंगल में सावधान रहे। जंगल में हुए किसी भी हादसे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जी सेठ जी, जंगल खतरनाक है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तो तुम भी काम पर लग जाओ आज से। मुकेश मदन को अपने साथ जंगल ले आया। मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, तू उस दिशा में जा। ठीक है भैया। दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में गए और जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने लगे। कुछ ही घंटों में दोनों के झोले भर गए थे और फिर दोनों जंगल से निकल गए। सारी जड़ी बूटियाँ सेठ को देकर दोनों ने सेठ से 500-500 रुपए ले लिए। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। मुकेश और मोहन सेठ जी को जड़ी बूटियाँ देते गए और पैसे कमाते गए। फिर एक दिन मुकेश जंगल में जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर ही रहा था कि अचानक से एक बड़ा पेड़ उसके ऊपर गिर गया। मुकेश की चीख सुनकर मोहन दौड़कर उसके पास आया। उसने वो पेड़ हटाया और मुकेश को तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मुकेश को किसी भी दवा या इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता और वो हमेशा बिस्तर पर ही रहेगा। कुछ दिनों तक मुकेश का इलाज अस्पताल में हुआ और फिर उसे घर भेज दिया गया। मुकेश कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था और वो अपने घर का अकेले कमाने वाला था। अब घर कैसे चलेगा, यही चिंता पूरे परिवार को खाए जा रही थी। कुछ दिनों बाद उनका राशन और पैसे खत्म हो गए। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? अब इतनी चिंता मत किया कीजिए, कुछ न कुछ होगा। भूरी ने एक डिब्बे में से कुछ पैसे निकाले। ये पैसे मैंने बचा कर रखे थे, अब इससे कुछ सामान मंगवा लेती हूँ। निम्मी, तू आधा किलो आलू ले आ। ठीक है माँ। निम्मी बाजार के लिए निकल गई। बाजार में वो आलू के दाम पूछने लगी। आलू कैसा है भाई? 30 रुपए किलो। बाप रे, इतना महंगा? हमें पैसे बचाने हैं, थोड़े सस्ते आलू ले लेती हूँ। निम्मी ने दूसरी दुकान पर पूछा। 30 रुपए? सब जगह यही दाम है, लेना हो तो लो।
निम्मी हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर अचानक बाजार के कोने में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो आलू बेच रहा था। अरे बेटी, आलू ले ले, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है? 10 रुपए किलो। बस? सस्ता दाम सुनकर निम्मी ने तुरंत 1 किलो आलू खरीद लिए और फिर वो अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। जब निम्मी घर पहुंची, ये लो माँ, ये क्या इतने गंदे आलू ले आई? थोड़ा देखकर नहीं ला सकती थी? माँ, यही सबसे सस्ते थे, बस 10 रुपए किलो थे, हम 1 किलो ले आए, बाकी सब जगह 30 रुपए का दाम था। ठीक है। भूरी ने उन आलू को धोया तो सारे आलू का रंग बदल गया। कोई आलू लाल तो कोई हरा था। ये कैसे आलू हैं? रंग बिरंगे। माँ, इन रंग बिरंगे आलू के पराठे मिल जाते तो मजा ही आ जाता। बंटी ने ये बोला ही था कि उसके सामने रंग बिरंगे आलू के पराठे आ गए। भूरी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये कहाँ से आए? क्या पता माँ, ये तो जादू है। माँ देखो, एक आलू गायब हो गया। क्या? रुको, मैं कुछ और मांगती हूँ। काश हमारे पास एक कुत्ता होता। और बोलते ही निम्मी के हाथ में एक कुत्ता आ गया और एक लाल आलू गायब हो गया। लगता है तुम जो आलू लाई हो वो जादुई है। हम लोग जब भी कोई इच्छा मांगते हैं तो एक आलू गायब हो जाता है। अब आखिरी आलू बचा है, सोच समझ कर मांगना होगा। माँ, ढेर सारे पैसे मांगो जिससे पापा का इलाज कर सकें। नहीं माँ, तुम पापा को ही ठीक करवा दो। भूरी सोच रही थी, उसे अपने पति को ठीक कराना था और अपनी जिंदगी की परेशानियाँ भी ठीक करनी थी। कुछ देर अच्छे से सोचने के बाद, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति अपने पैरों पर खड़े होकर अपने नए बंगले के बाहर, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं हो, इतना धन हो कि हमें कभी पैसों की कमी नहीं हो। और तुरंत जादू हुआ। वो लोग एक बड़े ही आलीशान घर में थे जहाँ सारी सुख सुविधाएं थीं और मुकेश अपने पैरों पर खड़ा था। भूरी अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। धन्यवाद भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूरी और बच्चों ने मुकेश को गले लगाया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। डॉक्टरों ने तो असंभव ही कह दिया था। भूरी की समझदारी से उसकी सारी समस्या एक साथ हल हो गई। उसके पास एक ही जादुई आलू बचा था जिससे वो एक ही इच्छा मांग सकती थी, पर उसने सब कुछ एक साथ मांगकर सारी समस्या ही दूर कर दी। रंग बिरंगे जादुई आलू गायब तो हो गए, पर मुकेश के परिवार को खुशियों से भर गए। सुजन एक सुतार था जो जंगल से लकड़ियां काटकर घर का फर्नीचर बनाया करता था। अरे, ये कुर्सी तो बहुत सुंदर बनी है। हाँ, उम्मीद है इसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तभी गांव के जमींदार सुजन के घर के बाहर आए। अरे सुजान। जी मालिक, मैं अपने घर के लिए एक कुर्सी देख रहा था। तेरी ये कुर्सी तो बहुत ही सुंदर है। मालिक, बस अभी ही बनाई है, आप देखिए, अगर आपको पसंद आए तो। मुझे तो दूर से ही पसंद आ गई थी। तू बता, क्या दाम लेगा तो इसका? आप बताइए मालिक। 1000 रुपए? ठीक है मालिक। 1000 रुपए कमाकर सुजन बहुत खुश था। आखिर उसकी मेहनत का मूल्य उसे मिल गया। जमींदार के जाने के बाद, देखो विमला, इसे कहते हैं किस्मत। जैसे कुर्सी बनी वैसे ही बिक गई, वो भी बहुत अच्छे दाम में। हाँ, ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। हाँ बिल्कुल। आप इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? शहर जाकर कुछ नए औजार खरीदूंगा और घर का राशन भी लाना है। ये लो 500 रुपए, इसका तुम राशन ले लेना। मैं कुछ नए औजार और पॉलिश खरीद लाता हूँ ताकि और भी अच्छा फर्नीचर बना सकूं। ठीक है। अगली सुबह सुजन शहर के लिए निकल पड़ा। उसके रास्ते में एक छोटा सा जंगल आता था। वो गुजर ही रहा था कि एक बाबा ने उसे आवाज लगाई। ठहरो बेटा सुजान। महाराज, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है कि तुम औजार खरीदने शहर जा रहे हो और तुम्हारे झोले में खाना है। बाप रे,
और इसीलिए मैंने तुम्हें रोका है। क्या तुम मुझे भी थोड़ा खाना दे सकते हो? सूजन ने मुस्कुराते हुए अपने झोले से खाने का डिब्बा निकाला। ये लीजिए महाराज। साधु महाराज रोटियां खाने लगे और सूजन उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ने लगा। तभी साधु महाराज ने सूजन को रोका। अरे बेटा, तनिक रुको तो। बोलिए। तुमने तो अपना सारा भोजन मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगे? महाराज, मैं शहर की ओर जा रहा हूँ। रास्ते में किसी ढाबे या ठेले से कुछ खा लूंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। बड़े ही निर्मोही और अच्छे इंसान हो। साधु महाराज ने अपने झूले से एक आरी निकाली और सूजन के हाथ में रख दी। ये क्या महाराज? ये जादुई आरी है बेटा, मुझे मेरे गुरुजी ने दी थी और आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस आरी से तुम कुछ भी बना सकते हो और काट भी सकते हो, कुछ भी। और इससे तुम लोगों की मदद करने का कार्य जरूर करना। जी महाराज, धन्यवाद महाराज। साधु महाराज से जादुई आरी लेकर सूजन वापस अपने घर की ओर लौट गया। वो उत्सुक था कि आखिर उस आरी में क्या जादू था। सूजन ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और सोचा, इस लकड़ी से मुझे एक छड़ी बनानी है। और जैसे ही उसने आरी उस टुकड़े पे रखी, आरी अपने आप चलने लगी और एक बहुत ही सुंदर छड़ी बनकर तैयार हो गई। विमला, विमला! क्या बात है, आप गए नहीं? गया था, पर जंगल से ही वापस आ गया। वहां एक साधु महाराज ने मुझे ये जादुई आरी दी है। ये देखो इसका कमाल। सूजन ने एक बड़ी लकड़ी ली और सोचा कि उससे वो एक कुर्सी बनाएगा। जैसे ही सूजन ने उस जादुई आरी से लकड़ी को छुआ, जादुई आरी अपने आप काम करने लगी और झटपट एक बहुत ही सुंदर कुर्सी तैयार हो गई। विमला ये सब देखकर हैरान थी। बाप रे, ये तो सच में जादुई है। और साधु महाराज ने कहा है कि इससे मुझे लोगों का भला भी करना है। पहले हम अपना भला तो कर लें। बनाइए, जल्दी जल्दी फर्नीचर बनाइए। ठीक है। और फिर सूजन सोचता गया और फर्नीचर बनाता गया। देखते ही देखते उसके घर के बाहर ढेर सारे फर्नीचर थे। नया फर्नीचर देख कुछ गांव वाले भी वहां पहुँचे। ये अलमारी कितने की है भाई? दीदी, आपको जो दाम मुनासिब लगे। क्या 2000 रुपए में दोगे? ठीक है दीदी, ले जाइए। सूजन कम दामों में फर्नीचर बेचने लगा। वो जादुई आरी से फर्नीचर बनाता और फिर गांव वालों को सस्ते दामों पे बेचा करता। दूर दूर से लोग उसके सस्ते और अच्छे फर्नीचर खरीदने आने लगे। सूजन को बहुत मुनाफा हो रहा था। देखते ही देखते सूजन ने नया और बड़ा घर बना लिया था। ये सब तो ठीक है विमला, पर साधु महाराज ने कहा था कि मुझे इस आरी से लोगों की मदद करनी है। पर आप कैसे लोगों की मदद करेंगे? तभी गांव के मुखिया सूजन के घर आए। सुजान बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम तो जानते हो कि गांव को आने वाला रास्ता कितना लंबा है। हम सब गांव वालों ने सोचा है कि हम इस रास्ते को छोटा करने के लिए बीच में आ रहे पहाड़ को तोड़ेंगे। इस कार्य में काफी वक्त लगेगा, पर बारी बारी हर गांव वाले को पहाड़ तोड़ने में अपना योगदान देना होगा। तुम्हें भी। बिल्कुल मुखिया जी, मैं कल ही आ जाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। मुखिया जी के जाने के बाद विमला, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। क्या? मुझे उस पहाड़ को काटकर गांव वालों की मुसीबत को हल करना है। पर आप ये कैसे करेंगे? जादुई आरी से। साधु महाराज ने कहा था कि हम इस जादुई आरी से कुछ भी काट सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, पर अगर इस जादुई आरी से वो पहाड़ ना कटा तो मैं भी गांव वालों के साथ पहाड़ तोड़ने में मदद करूंगा। पर कम से कम मैं एक बार कोशिश तो कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। उस रात सबके सोने के बाद सूजन और विमला पहाड़ के पास पहुँचे। सूजन के पास उसकी जादुई आरी थी। हे जादुई आरी,
इस पहाड़ को काट कर रास्ता बना दे। सूजन के ऐसा बोलते ही वो जादुई आरी अपने आप उड़ने लगी और पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करने लगी और कुछ ही देर में पहाड़ कटकर वहाँ रास्ता बन गया। सूजन खुशी से कूद पड़ा। देखो विमला, मैंने कहा था ना कि जादुई आरी कुछ भी काट सकती है। हाँ, आखिर गांव वालों की समस्या का समाधान हो ही गया। धन्यवाद जादुई आरी। सूजन और विमला अपने घर लौट आए। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। अरे चमत्कार! ये तो बस जादू है। सूजन और विमला अनजानों की तरह अपने घर से बाहर निकले और बाहर खड़े मुखिया जी से पूछने लगे। क्या बात है मुखिया जी? अरे बेटा, वो जो पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना था वो अपने आप बन गया। कल ही मैं तुम्हारे पास आया था सहायता मांगने और आज देखो हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या दूर हो गई। अब सब कुछ ठीक हो गया। गांव वालों की खुशियां देखकर सूजन और विमला दोनों खुश थे। विशाल पहाड़ को काटने वाली जादुई आरी का राज गांव वालों को पता नहीं था। हमें गांव वालों को बताना चाहिए ना कि ये हमने किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जादुई आरी के बारे में किसी को पता चला तो हो सकता है कि लोग उसे चुराने की कोशिश करें। बेहतर यही है कि हम ये राज ही रखें। ठीक है। विमला भी सूजन की बात मान गई और जादुई आरी का राज हमेशा राज ही बना रहा।